स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले जो एक वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड की गई थी, उस चैनल में आपको होम इकोनॉमिक्स का तारुफ इस फोर्थ ईयर के सिलेबस का अच्छी तरह से करवा दिया गया था। अब हम अपने इसी सिलसिले को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। आप सबको जैसे कि पता है कि अभी फ़िलहाल कॉलेजेस में जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन का तरीका था, उसका तो भी पता नहीं कब तक स्टार्ट होगा, बट कॉलेज ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस को बाकायदा स्टार्ट कर दिया है। और जैसा कि बुक का टाइटल आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, और माशाल्लाह आप सब लोग ही जो है वो इस बुक से फेमिलियर हैं। थर्ड ईयर में इसी बुक को आपने पढ़ा था, और इंशाल्लाह आज से हम बाकायदा इस बुक का जो सेकंड पेपर है, मतलब जो फोर्थ ईयर का पेपर है, हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है ग़िज़ा और सेहत। आपकी सहूलत के लिए आपका बुक की तस्वीर मैंने लगा दी है, ताकि आपकी सहूलत के लिए आपको ये पता चल जाए कि हम कौन सा चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं। और इसी चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसमें मुआशरे, ख़ानदान और फ़र्द के लिए ग़िज़ा की अहमियत, रहनुमा असूल बराए खुराक, ग़िज़ाई आदात, खुराक से मुतल्लिक़ बातिल ख़यालात, और पांचवा टॉपिक इसके अंदर है ग़िज़ाई तक़सीम। जी, तो अब हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मुआशरे, ख़ानदान और फ़र्द के लिए अच्छी ग़िज़ा की अहमियत। आपको अच्छी तरह से पता है कि अच्छी ग़िज़ा और सेहत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। एक फ़र्द की कुल्ली सेहत का इन्हिसार इन मतवाज़न ग़िज़ाई अज्जा के हसूल पर है, जो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुनासिब खुराक से हासिल करता है। हवा और पानी के बाद खुराक हमारी बका के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। फ़र्द के ज़िंदा रहने के लिए खुराक लाज़मी अंसर है। अच्छी तरह से आपको पहले भी एक दफ़ा बताया गया है कि खुराक जो है वो हमारी ज़िंदगी की तीसरी बुनियादी ज़रूरत है, और कुछ दिन खुराक ना मिलने की सूरत में इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। फ़र्द रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस किस्म की खुराक हासिल करता है, वो उसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बराह रास्त मुतासिर करती है। फ़र्द की काम करने की सलाहियत, खुश व खुर्रम ज़िंदगी और सेहतमंद तवील उम्र ज़िंदगी गुजारने का राज उसकी रोज़मर्रा की ग़िज़ाई आदात पर मुनहसर है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी जो रोज़मर्रा की ग़िज़ाई आदात हैं, वो आपकी सेहत पर, आपकी ज़िंदगी की तवालत पर बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जितनी आपकी ग़िज़ाई आदात सेहतमंद होंगी, उतनी ही आपकी उम्र तवील होगी, उतनी ही आपकी ज़िंदगी सेहतमंद होंगी। और जितनी आपकी ग़िज़ाई आदात अच्छी नहीं होंगी, मतलब अनहेल्दी आपकी डाइटरी हैबिट्स होंगी, तो आपको उतने ही सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तंदुरुस्त और तवाना जिस्म के साथ साथ सेहतमंद ज़हन का इन्हिसार फ़र्द को मतवाज़न ग़िज़ाई ज़रूरियात की मुसलसल फ़राहमी पर है। मतवाज़न ग़िज़ा जो है वो इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम यहाँ बात करेंगे, थोड़ी सी एक शॉर्ट सा एक आपको इंट्रोडक्शन में देना चाहती हूँ कि मतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट क्या होती है। तो एक ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर तमाम ग़िज़ाई अज्जा अपनी मुनासिब और मुतनासिब मिक़दार में मौजूद हों, वो आपकी मुतवाज़न ग़िज़ा कहलाएगी। और ये ग़िज़ाई अज्जा कौन कौन से हैं? न्यूट्रिशन जो है वो इन 6 ग़िज़ाई अज्जा पर खड़ी है, जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स एंड ऑयल्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और छठा ग़िज़ाई जो है, या जो फूड न्यूट्रिएंट है, दैट इज़ वाटर, यानी पानी। तो जिस खुराक के अंदर ये 6 के 6 ग़िज़ाई अज्जा, बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में मौजूद होंगे आपकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, वही आपकी मतवाज़न ग़िज़ा कहलाएगी। जिस फ़र्द की ग़िज़ाई ज़रूरियात की तस्कीन बेहतर तौर पर होती रहे, उसमें अच्छी सेहत के साथ साथ काम करने का जज्बा भी बेदार रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, जब आप बहुत ही जो है वो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात बेहतर तरीके से पूरी होती रहें, तो उस सूरत में आपकी सेहत तो अच्छी होगी, और सेहत अच्छी होने का अल्टीमेटली जो आपको फ़ायदा होने वाला है वो ये है कि आपके अंदर हर काम करने का एक जज्बा होता है, एक तवानाई होती है। क्योंकि आपको पता है कि जब इंसान की सेहत अच्छी नहीं होती है, तो उसका कोई काम भी करने को जी नहीं चाहता है। ऐसे ख़ानदान जहाँ अफ़राद की ग़िज़ाई ज़रूरियात बेहतर और मियारी अंदाज से पूरी होती हैं, वो ना सिर्फ ये कि वो खुश व खुर्रम रहते हैं, बल्कि दूसरे अफ़राद की निस्बत काम करने की ज़्यादा सलाहियत भी रखते हैं।
اور جب آپ کے اندر کام کرنے کی زیادہ صلاحیت موجود ہوگی، آپ ہر کام کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے، تو اس کا الٹیمیٹلی آپ کا بینیفٹ جو ملنے والا ہے دیٹ از یور اکنامک بینیفٹ، تو آپ کی معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جتنے بھی غریب گھرانے ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی صحت اچھی نہیں ہوتی ہے، وہ عام طور پر غربت کا ہی شکار رہتے ہیں، کیونکہ صحت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں۔ تو صحت کا اچھا نہ ہونا آپ کی غربت میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ اور یہ وہی والی بات ہے دوبارہ کہ ایسے افراد جن کی غذائی ضروریات احسن طور پر پوری نہ ہو سکیں، وہ کمزور صحت کی وجہ سے محنت طلب کام نہیں کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً ایسے افراد کے زیر کفالت خاندان معاشی پسماندگی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب آپ معاشی پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں، آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے اور آپ کچھ بھی خرید کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کی بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے تو آپ اپنے لیے اچھی خوراک بھی نہیں خرید پاتے ہیں، اور آپ مزید صحت کی خرابی کی طرف آپ کا مطلب ایک چلنا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے کئی جان لیوا اور کئی اس طرح کی بیماریاں آپ کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ اور اسی معاشی پسماندگی کی وجہ سے، اسی اکنامک ڈیپریویشن کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس طرح کے خاندان کے بچے اپنا تعلیم کا سلسلہ بھی جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، اور ان کا تعلیمی سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کے پسماندہ معاشرے میں پھر شرح اموات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جی، تو اب اس کے بعد اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے دیٹ از ڈائٹری گائیڈ لائنس، جن کو اردو میں ہم رہنما اصول برائے خوراک کہتے ہیں۔ اور یہ رہنما اصول برائے خوراک جو ہیں یہ 6 ہیں، جن کو ہم اس آگے آنے والے لیکچر میں باری باری سب کو پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے لیے متوازن غذا کا حصول کیسے ممکن بنا سکتے ہیں ان اصولوں کو مد نظر رکھ کے۔ تو اس میں سب سے پہلا جو اصول ہے دیٹ از ایٹ لیس شوگر، ایٹ لیس فیٹ، ایٹ مور فائبر اینڈ اسٹارچی فوڈس، eat less salt, eat variety of food and enjoy it, and sixth one is eat the right amount to maintain a healthy weight. آپ کی سہولت کے لیے آپ کی بک کا پیج بھی جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو آسانی رہے کہ آپ نے اس کو کہاں سے پڑھنا ہے۔ تو یہی رہنما اصول برائے خوراک آپ دیکھیں گے کہ شکر کا استعمال کم کریں، چینی کم مقدار میں کھائیں، تیسرے نمبر پر ہے ریشہ دار اور نشاستہ دار اشیاء زیادہ استعمال کریں، چوتھے نمبر پر آپ دیکھیں گے کہ نمک کا استعمال کم کریں، پھر کھانے میں تنوع اور لطف پیدا کریں، اور آخری پوائنٹ اس کے اندر ہے وزن مناسب رکھنے کے لیے اعتدال سے کھائیں۔ اب ہم باری باری ان سب کی وضاحت کریں گے۔ جی تو اسٹوڈینٹس، اب ہم باری باری ان سب کا جائزہ لیں گے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو اپنے ایکسٹریم لیفٹ پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، ایٹ لیس شوگر، یعنی شکر کا استعمال کم کریں۔ تو آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے، اور بہت ساری نیوٹریشنل اسٹڈیز میں جو نیوٹریشنسٹ ہیں، جو ماہرین ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ روزمرہ زندگی کی کل غذائی ضروریات میں شکر کا استعمال 10% سے زیادہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب آپ دن میں جتنا بھی کھانا کھا رہے ہیں اس میں صرف 10% شکر ہونی چاہیے۔ اس طرح شکر کے کم استعمال سے نہ صرف ہم موٹاپے سے بچے رہیں گے بلکہ ہمارے دانت بھی کیڑا لگنے سے محفوظ رہیں گے۔ اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم زیادہ چینی والی چیزیں کھاتے ہیں موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ چینی والی چیزیں کھانے سے آپ کے دانتوں کو کیڑا لگ سکتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ خوراک میں کس طرح سے چینی کا استعمال کم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، اوائڈ شوگر ان ڈرنکس، کہ آپ مشروبات میں چینی ملانے سے گریز کریں، مطلب نیچرل ڈرنکس پینے کی کوشش کریں۔ جیسے بہت سارے فروٹس کے ڈرنکس، آج کل مینگو ہے تو مینگو کے ڈرنکس آپ بنائیں لیکن اس میں چینی نہ ڈالیں، آلو بخارے کا تازہ شربت بنائیں بٹ اس میں چینی نہ ڈالیں۔ تو پھلوں کی جو قدرتی مٹھاس ہوتی ہے آپ اسی کے ساتھ اس کو پئیں، اور اپنی خوراک میں قدرتی مٹھاس والی اشیاء مثلا پھل وغیرہ کا استعمال کثرت سے کریں۔ جی، نو آرٹیفیشل سویٹنرز، نو آرٹیفیشل شوگر، یو مسٹ ہیو ٹو یوز یور نیچرل سورسز آف شوگر۔ کسٹرڈ ہے،
नाश्ते के दलिए, केक और बिस्किट बनाते वक़्त शक्कर की मिकदार बतदरीज कम करना शुरू कर दें, यानी अपने टेस्ट बड्स को कम चीनी की तरफ लेकर जाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता अपनी खुराक में चीनी को कम करना शुरू कर दें। स्नैक्स और ज़्यादा मिठास वाली अशिया की आदत ना डालें, अलबत्ता कभी-कभार खाने में कोई मुज़ायका नहीं है। जी, कभी-कभार आप पार्टी कर सकते हैं, कभी-कभार आप ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इसको रूटीन नहीं बनाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है कि बच्चों को दूध में चीनी मिलाकर देने की आदत ख़त्म करें। बच्चों को बगैर चीनी के दूध पीने की आदत डालें। इस तरह से ऐसा होगा कि जब बच्चा बड़ा होगा तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको कम चीनी वाली चीज़ें खाने की खुद ब खुद आदत बन जाएगी। अब आप अपने एक्सट्रीम राइट पर देखेंगे, वहाँ नंबर 2 पर लिखा हुआ है ईट लेस फैट, यानी चिकनाई कम मिकदार में इस्तेमाल करें। इसके लिए भी माहिरीन ये कहते हैं कि आपकी रोज़मर्रा की खुराक में जो फैट्स हैं, जो चिकनाई है, वो 35% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिसमें गैर हल पजीर चिकनाई यानी सैचुरेटेड फैट्स जो हैं, दैट शुड बी ओनली 10%। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स का आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया है, पहले भी तारुफ करवाया गया है आपको कि सैचुरेटेड या गैर हल पजीर जो फैट्स हैं, सैचुरेटेड फैट्स वो होती हैं जो आम रूम टेम्परेचर पर जमी हुई हालत में होती हैं। बनास्पति घी है, मक्खन है, देसी घी है। और जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो आम रूम टेम्परेचर पर कमरे के दर्जा हरारत पर आमतौर पर लिक्विड फॉर्म में होती हैं, जिसमें हर किस्म के ऑयल्स हैं। जो कुकिंग ऑयल हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो एन अनसैचुरेटेड फैट्स। बाकी तेल हैं, सरसों का तेल है और जैतून का तेल है, ये सब के सब अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं। तो आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और इस तरह आपको मोटापे का बायस बन जाती हैं। और जबकि आप अगर सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल आहिस्ता-आहिस्ता कम करते हैं तो उससे आपको दिल के अमराज कम होने का चांस होता है। अब बात यह है कि हम अपनी रोज़मर्रा खुराक में कैसे चिकनाई का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ टिप्स हैं जो हम आम ज़िंदगी में अपने प्रैक्टिस करते हैं। इसमें पहले नंबर पर यह है कि दूध हमेशा कम चिकनाई वाला या बालाई उतार कर इस्तेमाल किया जाए, बिलखसूस जब दूध दीगर अशिया खुर्दनी में इस्तेमाल करना हो। मसलन अगर आपने चाय बनानी है, दूध से कोई डेजर्ट, कस्टर्ड, दलिया, कोई सवैयाँ, कोई खीर कुछ भी बनाना है तो उस सूरत में आप उसके ऊपर से बालाई उसको इस्तेमाल कर ली उतार ली जाए। इसी तरह से आप अपनी खुराक में वाइट मीट को प्रेफर करें, यानी मुर्गी और मछली के गोश्त को ज़्यादा अहमियत दें। और गाय और बकरे का अगर गोश्त इस्तेमाल करना ज़रूरी भी हो तो उसकी चर्बी बिल्कुल उतार दी जाए और उसके बिल्कुल पारचा जात बनवाएं, फ्लैट पीसेस बनवाएं और पकाने से पहले एक बार खुद भी इसको घर लाकर अच्छी तरह से उसकी चर्बी को साफ कर लें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम आजकल भूनते हैं चीज़ों को, हम आजकल ज़्यादा फ्राई करते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप उनको भाप में पकाएं, बॉइलिंग के मेथड से पका लें। दम पुख्त जिस तरीके से आमतौर पर हमारे घरों में खाना बनता है कि आप उसको हल्का सा सौते करते हैं और फिर उसके बाद आप उसको दम पर रख देते हैं और वो गोश्त खुद ब खुद गल जाता है, तो वो बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा आप ग्रिल कर लें, जिसको हम कहते हैं कि हम कोयलों पर सेंक लेते हैं, बारबेक्यू इसकी कॉमन एग्जांपल है, बट फ्राई ना करें। आप जब भी किसी चीज़ को फ्राई करेंगे तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स की एडिशन कर लेंगे। इसी तरह से केक, बिस्किट, पेस्ट्री, पैटीज़ और खुश्क मेवाजात वगैरह के बिला वजह इस्तेमाल से गुरेज किया जाए, क्योंकि इन तमाम अशिया में चिकनाई की खासी मिकदार मौजूद होती है। चिकनाई इस्तेमाल करते वक्त इसकी मिकदार और म्यार का खसूसी ख्याल रखें। हम मिकदार को देख लेते हैं समटाइम्स, बट हम म्यार को नहीं देखते। तो हमेशा किसी अच्छे ब्रांड का, किसी अच्छी कंपनी का आपको ऑयल यूज़ करना चाहिए जिसके बारे में आपको यकीन हो कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया गया है। देसी घी या बनास्पति घी इस्तेमाल करने की बजाय बिनोला, मकई या जैतून का तेल इस्तेमाल करने को तरजीह दें, क्योंकि ये सब के सब अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो कि आपके मोटापे में वाज़ेह कमी करने का बायस बनते हैं। इसके बाद हम अगला जो हमारा तीसरा पॉइंट है हम उस पर बात करेंगे। आपको नंबर 3 पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ईट मोर फाइबर एंड स्टार्ची फूड्स, यानी रेशादार और नशास्तदार अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आपको अच्छी तरह पता है कि रेशादार अज्जा तमाम ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं जो जल्दी हजम होकर जज्वे बदन नहीं बनते, यानी आपकी बॉडी में ग्लूकोज तो रिलीज करते हैं लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता।
اس کی نسبت جو آپ چینی وغیرہ کھاتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں ایک دم سے گلوکوز ریلیز کرتے ہیں اور آپ کی شوگر اسپائک کو ایک دم اوپر لے کر جاتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اسٹارچی فوڈز ہیں یا جو ریشہ دار اجزاء ہیں، فائبری فوڈز جو ہیں، یہ انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. ان کی کثیر مقدار آنتڑیوں میں موجود فاضل مادے میں اضافہ اور ان کے اخراج میں معاون ہو کر آنتڑیوں سے متعلقہ امراض سے بچاؤ کا باعث بنتی ہیں. نشاستہ دار اشیاء چونکہ شکم سیر ہوتے ہیں. جی بالکل، جو فائبری فوڈز ہوتی ہیں یہ ایک دم آپ جب ان کو کھاتے ہیں تو آپ کے معدے میں ایک دم طمانینت کا احساس پیدا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے میرا معدہ بھرا بھرا ہے اور آپ کو کافی لمبے عرصے تک بھوک کا احساس نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو بار بار کھانے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جب آپ فائبری فوڈز کھاتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو ایکسٹرا کھانے سے بچانے کا. خوراک میں ریشہ دار اجزاء کا استعمال بڑھانے کے لیے اب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ جن سے ہم ریشہ دار اجزاء کا استعمال اپنی خوراک میں فائبرز کا بڑھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اناج کا استعمال بڑھائیں اور غذا میں اناج استعمال کرتے وقت اس کی بھوسی الگ مت کریں. مطلب جب ہم آٹا بھی فرض کریں، اگزامپل کے طور پر بتا رہی ہوں کہ اگر ہم آٹا استعمال کریں تو آٹے کے اندر بھی جو ہے وہ اس کا جو چھان ہوتا ہے، جو اس کا بھوسا ہوتا ہے وہ الگ نہ کریں بلکہ اس کے سمیت ہی آٹے کو پکایا جائے. اور میدے کی بجائے بغیر چھنا آٹا استعمال کریں. خوراک میں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کثرت سے کریں. بالکل جی، پھلوں اور سبزیاں جو ہیں وہ آپ کو فائبرز تو دیتی ہیں بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ یہ وائٹامنس دیتی ہیں، منرلز دیتی ہیں جو آپ کے سسٹمز کی ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہے. پھلوں اور سبزیوں کو اچھی طرح دھو کر ممکنہ حد تک چھلکا اتارے بغیر استعمال کریں. بالکل ان پیلڈ ویجیٹیبل اور فروٹس استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چھلکے کے اندر بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے، سبزیوں کے بھی اور فروٹس کے بھی. ناشتے کے لیے ایسے دلیے کا انتخاب کریں جس میں ریشے کی مقدار زیادہ اور شکر کی مقدار کم سے کم ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی روزمرہ کی خوراک میں دالوں کا استعمال بڑھائیں اور دالیں بھی چھلکا اتارے بغیر استعمال کرنے کی کوشش کریں جس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں ریشہ یا فائبر موجود ہوتا ہے. جیسے کالے چنے ہیں، وہ ثابت دالوں کی ایک مثال ہے. اسی طرح سے ثابت مونگی کی دال ہوتی ہے، ثابت جو ہے وہ ماش کی دال ہوتی ہے جن کا چھلکا نہیں اتارا گیا ہوتا. تو ان کو اپنی خوراک میں شامل کرنے کی کوشش کریں. اب اس سے اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے نمبر 4 پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، ایٹ لیس سالٹ، یعنی نمک کا استعمال بھی کم کیا جائے. تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ کھانوں اور مشروبات کے ذریعے نمک کے استعمال کی یومیہ مقدار 6 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. دیٹ از ڈیلی یوز آف سالٹ شوڈ بی لیس دین 6 گرام پر ڈے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ 6 گرام جو ہے وہ چائے کے 3 چمچ کے برابر ہوتا ہے. کافی زیادہ نمک ہے. یوزلی ہم اتنا نہیں کھاتے ہیں بٹ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا کم سے کم نمک آپ استعمال کریں اتنا ہی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. اب ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، ان سٹیپس کو دیکھیں گے جن کو فالو کر کے ہم اپنی زندگی میں نمک کا استعمال کم کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خالص نمک کے بجائے اس کے کوئی ایسنس ہیں یا کس طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں جو نمکین ٹیسٹ دیتی ہیں، آپ ان کو اپنے کھانے میں شامل کریں. پکے ہوئے کھانوں پر نمک کا زائد استعمال نہ کریں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے سالن بن جاتا ہے، جب اس کا نمک کم ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر نمک چھڑک لیتے ہیں. اور اسی طرح سے اپنے دسترخوان سے نمک دانی ہٹا دیں. اور اوائڈ سالٹی سنیکس، یعنی کہ آپ نمکین سنیکس کا بکثرت استعمال سے بچنے کی کوشش کریں. اور ایسی تمام غذائیں جن میں جن کی تیاری میں نمک کا بہت وافر استعمال ہوتا ہے ان کو استعمال کرنے سے گریز کریں. مثلاً اچار ہے، پنیر ہے، ڈبے میں محفوظ سبزیاں اور بھنا ہوا گوشت وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جو ہے وہ 5واں امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ایٹ ورائٹی آف فوڈس اینڈ انجوائے اٹ، یعنی کھانے میں تنوع اور لطف پیدا کریں. تو کھانوں میں تنوع اور لطف پیدا تبھی ہو سکتا ہے جب تمام ضروری غذائی اجزاء اس کے اندر موجود ہوں. یہ وہی ضروری غذائی اجزاء ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ 6 ضروری غذائی اجزاء ہیں. اس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس میں آئلز اینڈ فیٹس ہیں، اس میں پروٹینز ہیں، اس میں وائٹامنس ہیں، منرلز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پانی بھی ضروری غذائی اجزاء میں شامل کیا جاتا ہے. تو ان کی ڈسٹریبیوشن کو سمجھنے کے لیے کہ آپ نے اپنی ڈیلی خوراک کو کیسے پلان کرنا ہے، ہمارے پاس ایک فوڈ پیرامڈ ہوتی ہے جس سے ہم گائیڈنس لیتے ہیں کہ ہم نے کس
जो फूड न्यूट्रिएंट है उसकी कितनी सर्विंग्स पर डे लेनी है। तो अगर ये आपके सामने स्क्रीन पर फूड पिरामिड डिस्प्ले हुई है, अगर आप इसको देखें तो इसके 4 उन्होंने स्टेप्स बनाए हुए हैं। जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो सबसे बड़ा है। उसके अंदर अगर आप देखें तो आपको ब्रेड नज़र आ रही है, चावल नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर आपको नूडल्स नज़र आ रही हैं और पल्सेस हैं, मतलब सीरियल ग्रेन्स हैं जिसमें दालें वगैरह हैं, वो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप है ये इस फूड पिरामिड में सबसे बड़ा है। तो इसके लिए इसमें से आपने 6 से 11 दफ़ा दिन में इन चीज़ों को अपने अंदर, अपनी खुराक के अंदर शामिल करना है। उससे ऊपर वाले अगर आप स्टेप को देखें तो उसको 2 पोर्शंस में तकसीम किया गया है। एक तरफ आपको सब्जियां बनी हुई नज़र आ रही हैं और दूसरे पोर्शन में आपको फल बने हुए नज़र आ रहे हैं, यानी ये हमारे विटामिन्स और मिनरल्स वाला ग्रुप है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्जियां हैं आपने अपनी खुराक में 3 से 5 मरतबा उनको शामिल करना है, और इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के ताज़ा फल हैं उनको आपने 2 से 4 मरतबा अपने खुराक में शामिल करना है। इससे ऊपर वाला जो आप देख रहे हैं पोर्शन, उसको भी मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तरफ आपको दूध और दूध से बनी हुई अशिया नज़र आ रही हैं, उसमें दूध है, दही है, पनीर है, और दूसरी तरफ आपको गोश्त और गोश्त से बनी हुई अशिया नज़र आ रही हैं जिसमें गोश्त, ताज़ा गोश्त है, अंडे हैं, मुर्गी है, मछली है, और इसके अलावा खुश्क फलियां हैं और आपके ड्राई नट्स भी इसी ग्रुप के अंदर शामिल किए गए हैं। तो दूध और दूध से जो बनी हुई अशिया हैं उनको आपने अपनी खुराक में 2 से 3 मरतबा शामिल करना है, और इसी तरह से जो गोश्त, मुर्गी, मछली, खुश्क फलियां और जो ड्राई नट्स हैं उनको आपने अपनी खुराक में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। और जो इसका टॉप है उसके ऊपर जस्ट डॉट्स लगे हुए हैं, और वो डॉट्स इस बात की निशानदेही करते हैं कि आपने इस हिस्से का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है, और इसमें शामिल हैं आपकी तमाम किस्म की चिकनाइयाँ और साथ के साथ आपका मिठाइयाँ, आपकी मीठी चीज़ें, चीनी वाली चीज़ें। तो ये फूड पिरामिड है जिसके ज़रिए से आप अपने लिए एक बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल प्लान कर सकते हैं कि किस तरह से आपने अपनी खुराक को एक दिन के लिए किस तरह से प्लान करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आपने 6 से 11 मरतबा शामिल करना है, इसी तरह से वेजिटेबल्स को 3 से 5 दफ़ा, फ्रूट्स को आपने 2 से 4 दफ़ा, दूध और दही, पनीर वगैरह को 2 से 3 मरतबा, इसी तरह से मुर्गी, मछली, गोश्त है, खुश्क फलियां और जो ड्राई नट्स हैं उनको आपने 2 से 3 मरतबा, और चीनी और इसके साथ साथ जो है आपकी चिकनाइयाँ, उनको आपने बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का वो है कि वज़न मुनासिब रखने के लिए अतदाल से खाएं, यानी ईट द राइट अमाउंट टू मेंटेन अ हेल्दी वेट। तो आप ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा खाने के आदी हैं उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए, वरना वो इसके आदी हो जाते हैं। और इस तरह से बच्चों को भी ठूंस ठूंस कर खाना ना खिलाएं, इससे उनकी ग़िज़ाई आदत मुतासिर होती हैं और जो बड़ा होने पर उनके लिए दीगर कई मसाइल का बायस बनती हैं। जिस तरह मुरक्कन खानों और मिठाइयों का ज़ायद इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है, इस तरह खुराक का बेहद कम इस्तेमाल भी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि बदन की कम से कम ग़िज़ाई ज़रूरियात की अदम तशफ़ी से कई अमराज़ जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कंपैरिजन चार्ट बनाया गया है कि आप जब ओवर ईटिंग करते हैं तो आपको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसमें सबसे पहले जो है वो ओबेसिटी, यानी आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकते हैं, और इसके साथ साथ आप डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि शुगर के मर्ज़ का शिकार भी हो सकते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा कम खाना खाते हैं तो उस सूरत में आपका वज़न बहुत कम हो सकता है, आप अंडरवेट हो सकते हैं, और ख़ासतौर पर लड़कियों में अंडरवेट होने की वजह से, खुराक के प्रॉपर ना मिलने की वजह से आपके पीरियड्स का जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस भी आपको फेस करना पड़ सकती है। ग़िज़ाई हिदायतनामा लोगों को सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी गुजारने में बहुत मदद फराहम करता है। ये इन अमराज में कमी का बायस भी होता है जो ज़रूरत से ज़ायद या कम ग़िज़ाइयत की वजह से पैदा होती हैं, और यूं ये ग़िज़ाई हिदायतनामा सेहतमंदी की ज़मानत होता है जिसमें सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद ज़हन दोनों शामिल हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, और इंशाल्लाह कल हम इसे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो
خدا حافظ، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔